गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एसएनबी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के जो एक्सरसाइज चल रही हैं, जो लेसन 1 था और लेसन 2 था, इन दोनों में से क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर रहे थे। उन प्रश्नावली में से कुछ क्वेश्चन बच्चों की तरफ से पूछा गया है कमेंट के माध्यम से, तो आज हम लोग उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। यह होगा पहले क्लास जो होगा क्लास 10th मैथ्स प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला जो क्वेश्चन आया है किसी बच्चे की तरफ से, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? पहले हम लोग ये देखें बच्चों। कह रहा किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, तो यहाँ पर एक सेना में सदस्यों की संख्या, या यहां से लिखेंगे एक सेना में सदस्यों की संख्या जो बच्चों दिया हुआ है 616 दिया हुआ है, 616 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 32 सदस्यों वाली एक आर्मी, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी ठीक है, बैंड के पीछे मार्च करना है। मानी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी जो है एक मार्च कर रही है, परेड कर रही है, और उस परेड में कह रहा कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले, माने ये जो है ये जो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी, ये जो है एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रही है, बैंड के पीछे मार्च करती है, मार्च करती है। कहने का मतलब यह है कि यह 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करती है, तो उसके पीछे एक सेना को ऐसे रो यानी कॉलम जो होता है उसमें खड़ा होकर के परेड करना है। तो सवाल कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या आप लोगों को निकालनी है। स्तंभों की अधिकतम संख्या आप लोगों को निकालनी है। एक चीज पहले ध्यान दीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम आपको सवाल को समझाने की कोशिश करते हैं। इस सवाल को लगाने से पहले आपको एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे दूं। जैसे मैं यह कहूं कि यह आम के पेड़ है या आम के पौधे हैं, आम के पौधे हैं, और यह मान लेता हूं कि ये 20 पौधे हैं, है ना। और आम के बाद कुछ और ले लेंगे, जैसे अमरूद के पौधे हैं,
अमरूद के पौधे जो हैं इसमें हम मान लेते हैं कि 15 हैं। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल के तौर पर है पहले कि अगर आम के पौधे 20 की संख्या में हैं और अमरूद के पौधे कितने हैं, 15 हैं, उनको एक रो में यानी कॉलम में इनको लगाना है, मतलब इसको लगाना है और ऐसा लगाना है कि जो आपका रो बने, अर्थात जो कॉलम बने, रो और कॉलम जो बनेगा उसमें जब ये पौधे को हम जमीन पर लगाएंगे तो उसमें किसी रो या किसी कॉलम में न तो एक पौधा कम होना चाहिए और न तो ज्यादा होने चाहिए। तो उसको ऐसा हमको सेट करके लगाना है। सवाल बहुत बढ़िया होता है, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे मैं ये कहूँ कि आम के पौधे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां से देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो अगर 5-5 में हम लगाएं, आम के पौधे लगा रहे हैं तो एक यह वाली जो होगी या तो रो होगी, रो जिसको पंक्ति कहते हैं, है ना, यह एक रो हो गया। जैसे मान लीजिए यह एक पौधा ऐसे लग गया तो फिर यहाँ पर एक पौधा लग गया 2 3 4 5, ठीक है, तो ये भी लग गया। अब एक पौधा अभी कितने हुए, यह 5 5 10 हुए। आपके पास कितने आम के पौधे हैं, 20 हैं। तो मान लीजिए एक रो हम और लगा देते हैं, एक रो हम और लगा देते हैं, है ना। तो मुझको लग रहा कि यह 20 पौधे आम के पौधे आप लोगों ने लगा दिया, ठीक है। अब अमरूद के पौधे लगाना है ना बच्चों, तो वह उसके पीछे आप लोग अमरूद के पौधे लगाएंगे। मान लीजिए अमरूद के पौधों को मैं यहाँ से यह अमरूद वाला पौधा यहाँ एक लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, फिर एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक मैं यहाँ लगा दिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो रो हो रही है, एक रो, यह दूसरा रो, यह तीसरा रो, यह चौथा रो, यह 5वां रो, यह 6वां रो और यह 7वां रो हो रहा है। यानी रो की संख्या टोटल देखें तो हम लोग 7 हो रही है। यह स्तंभ होता है, जैसे यह पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, यह स्तंभ हुआ, स्तंभ जिसको कॉलम भी बोलते हैं, है ना। तो अगर कॉलम में देखें तो यह पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। तो जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे सवाल करें कि आम के पौधे 20 हैं और अमरूद के पौधे 15 हैं, उनको एक ऐसे कॉलम में या ऐसे रो में आपको सेट करके लगाना है कि न तो यह पौधा कहीं एक किसी कॉलम में या किसी रो में कम हो और न तो पौधा ज्यादा हो। तो हम कितने कॉलम में इसको सेट करेंगे और कितने रो तक इसको सेट करेंगे, यही इस सवाल में समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऐसे में कि 20 और 15 जो दिया है ना, उसका हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे 20 दिया है तो 20 का हम लोग महत्तम समापवर्तक 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। महत्तम समापवर्तक 2 प्रकार से निकालने का मतलब कि ये तो होता है कि फैक्टर मेथड से और एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से लगाते हैं। तो हम लोग यहां से मान लीजिए गुणनखंड विधि से हम इसको लगा रहे हैं, गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कर रहे हैं। मान लीजिए तो 20 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो यह देगा 2 × 2 × 5, ठीक है। और यहां से अगर 15 है तो 15 को लिखेंगे 3 × 5 लिखेंगे। तो जो HCF आएगा बच्चों, वो पता चलेगा कि जो दोनों में मिल रहा है वह वाला संख्या ले जाएगी। तो HCF इसका हो गया 5, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि जो कॉलम की संख्या होगी, वो जो कॉलम की संख्या होगी
5 की संख्या में हम अगर इस पौधे को लगावें, कॉलम की संख्या कितनी 5, यानी वो स्तंभ है वो 5 के अगर में हम या कॉलम में सेट करके लगाएंगे तो यह पौधा एकदम एडजस्ट हो जाएगा। न तो आम और अमरूद के कोई पौधा ज्यादा होगा और न तो उस कॉलम में कोई एक पौधा कम होगा। देख लेना, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 5 15 5 20 ये सेट हो गया और 5 5 10 5 15 ये भी सेट हो गया। तो यहाँ से इसमें न तो कोई एक पौधा ज्यादा होगा न तो एक पौधा कोई कम होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग, मुझको यकीन है कि आप लोग समझ गए होंगे। वैसे ही आपका इस सवाल में कह रहा है, क्या उस सवाल में कह रहा बच्चों कि एक सेना के सदस्यों की संख्या कितनी है 616 है, तो वह सेना है और उस सेना में भी वह सेना को कैसे खड़ा करना है कि जो हम लोग यहाँ पर बैंड पार्टी वाले जो हैं, है कि नहीं, बैंड पार्टी वाले जो 32 बैंड पार्टी का रहा सॉरी जो 32 सदस्य वाले एक आर्मी के जो बैंड आगे बजाते हुए चलते हैं, उनके पीछे यह 616 वालों को सेट करना है। तो कहने का मतलब यह है कि यह इसके कॉलम कितना हम बना करके सेट करें कि यह 32 सदस्यों के पीछे ये 616 सदस्य खड़े होकर के फ्लैग मार्च अर्थात परेड कर सकें। करें बच्चों, तो इसको हम मिटाते हैं। इसका मतलब हो गया कि अब हमको इसका महत्तम समापवर्तक लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कर लें, मिटाते हैं, हम मिटा देते हैं बच्चों। देखिए ये 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, मानिए ये 32 सदस्य वाले जो हैं इनको पहले सेट करना है, उनके पीछे इनको सेट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, या तो गुणनखंड विधि से लगावें, गुणनखंड विधि, और एक है गुणनखंड विधि, और दूसरा जो है वह एल्गोरिथम मेथड जानते करते हैं, हम लोग जान रहे हैं, उससे भी लगा सकते हैं। जो यहाँ पर क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें जैसे मान लीजिए ये 32 दिया हुआ है, तो 32 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। 32 का अगर हम लोग गुणनखंड करें बच्चों, तो यह हो जाएगा 16, यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 4, और यह हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 1, है ना। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2 के पावर या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कै बार है, अब 5 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए 616 दिया था, तो 616 का भी फैक्टर करेंगे हम लोग। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 0 हो जाएगा, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 से काटिए, 2 7 14, 2 7 14, फिर इसके बाद 11 7 77 या 7 से काट दीजिए, पहले 7 से कटेगा तो ये 11 होगा, और फिर 11 से कटेगा तो यह 1 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 616 का हम लोग गुणनखंड देखेंगे तो यह देगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11 देगा। तो अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो यह क्या देगा बच्चों, कितना मिल रहा है, यह 2 मिल रहा है, फिर ये 2 मिल रहा है, फिर यह 2 मिल रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये देगा, अर्थात 2 गुना के 4 गुना के 8 है। तो जो कॉलम की संख्या होगी, जो कॉलम की संख्या होगी वह कितना होगी बच्चों, 8 हो जाएगी।
ठीक है, समझ में आ गया, यह 8 हो जाएगी। इसको यूक्लिड विभाजन से भी आप लगा सकते हैं। कैसे यूक्लिड विभाजन से लगाते हैं ध्यान दीजिए, यहां से लिखेंगे a बराबर b गुणे q प्लस r लिखते हैं, है कि नहीं। तो यहां से क्या होता है, a बराबर b गुणे q प्लस r है। अगर यह r जिस दिन 0 आ जाएगा, जिस दिन यह शेषफल 0 हो जाएगा, उस दिन b ही यह एचसीएफ कहलाता है, उस दिन ये b ही क्या कहलाता है, एचसीएफ। अगर नहीं वह r 0 आया तो हम लोग क्या करेंगे कि इस b को फिर हम लोग a मानेंगे और r को क्या मानेंगे, हम लोग b मान देंगे। जैसे कहने का मतलब है, इसमें देखिए a बड़ा होता है और b क्या है, छोटा है। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 616 है, तो बराबर bq प्लस r है, और यहाँ a का मान r से बड़ा होता है ना। और यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग कि 616 था, और इसमें किससे भाग देंगे, 32 से देंगे। तो 32 गुना के तो 64 हो जाएगा, 32 एकम 32 करेंगे, यहां से मिलेगा 9, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो 6 उतारेंगे, अब ये हो जाएगा 3 बटे 24, 3 9 27, 9 बार से इकट्ठे देखें तो 9 गुना के 18, और 9 3 27, और 1 28 हो गया। यह हो जाएगा 8 होगा, और ये तो 0 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब यहां पर हम लोग लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 32 था यह a का काम करेगा, यह जो होगा a बराबर अब 32 होगा, और जो b बराबर होगा यह 8 देगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब यह हो गया अब कि 32 में 8 का भाग देंगे, 32 में 8 का भाग देंगे बच्चों। तो यह हो जाएगा 8 चौका 32 हो गया, लीजिए शेषफल 0 आ गया, है कि नहीं। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि 32 यानी a बराबर b की जगह पर क्या हो गया, b की जगह पर 8 हो गया, b की जगह पर 8 हो गया, यहां से 8 लिखेंगे, b की जगह पर, q की जगह पर क्या हो गया, 4 हो गया, और r की जगह पर 0 हो गया। तो इसमें जो महत्तम समापवर्तक, जब अगर यह r 0 आ जाए तो उस कंडीशन में यह जो b होगा यही एचसीएफ होगा। तो यह एचसीएफ जो होगा बच्चों, यह हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यकीन है कि आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे का कमेंट था उसको बहुत बहुत धन्यवाद, जो क्वेश्चन पूछने के लिए हिम्मत जुटाया बच्चे ने। तो इस तरह से यह आपका जो सवाल था बेटा कि यह 616 सदस्यों वाली और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करती है, ये कौन मार्च करती है, ये वाली मार्च करती है ना। तो इसका कितना कॉलम बनाएंगे तो पता चला कि यह 8 के कॉलम में आप अगर सेट करेंगे तो यह फ्लैग मार्च अर्थात परेड कर सकते हैं। यह आ जाएगा आंसर, और या तो इसको लिखें या इसको लिखें, या इससे सॉल्व करें या इससे सॉल्व कर दें, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा सवाल देखते हैं, चलिए मिटाते हैं बच्चों। अब एक सवाल और है बच्चे की तरफ से, 1.2 है, 1.2 है, और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्या है यह सवाल हम लोग देखते हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा, बच्चों की जांच कीजिए कि कह रहा है जांच कीजिए
जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस सवाल को देखो बेटा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल किसी बच्चे की तरफ से आया है, बहुत बढ़िया सवाल है ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई 6 के पावर n ऐसी संख्या लिख दिया है कि नहीं। देखिए जैसे 6 के पावर n लिखा है कि नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर n की जगह पर 1 रखें, n की जगह पर 2 रखें, है कि नहीं, यह प्राकृतिक संख्या दिया है तो n की जगह पर 3 रखें। जैसे n की जगह पर मैं 1 रख रहा हूं, जैसे मान लीजिए n बराबर मैंने 1 रखा तो 6 के पावर 1 हो गया अर्थात 6 हो गया। तो इसके संख्यात्मक मान में क्या यह इकाई के अंक पर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर मैं n बराबर 2 करता हूं, है ना, तो यह 6 के पावर 2 हो जाएगा अर्थात यह 36 हो जाएगा। तो 36 में भी इकाई का अंक 0 आया? नहीं आया। अगर मैं n बराबर ऐसे 3 करूं तो यह देगा 6 के पावर 3 देगा अर्थात यहाँ हो जाएगा 36 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 के 36 और 36 18 और 3 21 अर्थात 216 हो गया। तो इसमें भी इकाई के अंक पर 0 नहीं आ रहा है। तो वह कारण हम लोग ऐसे कहाँ तक चेक करेंगे? नहीं है बच्चों, तो इसके लिए कोई नियम हो चेक करने का तो बड़ा आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, उसको हम लोग इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वह होगा क्या कि अगर किसी संख्या का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का हो, 2 के पावर n, यदि किसी संख्या के गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का हो तो वह संख्या में इकाई का अंक 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 है, देखिए 6 के पावर n है तो यहां से लिखेंगे 2 गुणे 3 और इसका पावर n लिखेंगे अर्थात हम लोग लिखेंगे कि 2 के पावर n और 3 के पावर n हो गया। तो इसमें क्या होना चाहिए? अगर ये 5 के पावर m यानी 5 भी आ गया होता, है कि नहीं, तो इस संख्या का जो संख्यात्मक मान होता उसमें इकाई के स्थान पर 0 आ जाता। मगर इसमें क्या है कि 5 का गुणनखंड इसमें नहीं बन रहा है, इसलिए 6 के पावर n के अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि 5 का गुणनखंड नहीं है, 5 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर यानी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है बच्चों, यह हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, तो हमको यकीन है कि आप लोगों को यह सवाल समझ में
आ गया होगा। जिस बच्चे का यह सवाल था, अगर उस बच्चे को यह सवाल समझ में आ जाए, और यह कोई बच्चा नहीं है कि जो बच्चा सवाल कर रहा है सिर्फ उसी को मानकर लगा रहे हैं, वो बच्चा पूछेगा, बहुत से बच्चों का हो सकता न लगा हो, तो वो भी लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, है कि नहीं। तो सभी बच्चों से मेरी ये गुजारिश है कि अगर ये क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं हम, अगर वो समझ में आ जाए तो आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसको नोट कर लें बच्चों। अगला क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज नंबर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा सवाल है, ठीक है बच्चों। क्या कह रहा है पहले का पांचवा? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ना। तो जो परमेय संख्या दी गई है वो आपको चेक करना है कि वह दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत है या अशांत आवृत्ति है। हम लोग को चेक करना है शांत या अशांत है, शांत या अशांत है, यह हम लोग को चेक करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, यह सवाल क्या दिया है पहले यह देखें। यह सवाल दिया है कि 29/343 लिखा है, 29/343 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कोई संख्या दिया हो x और बटा, यह जो है परमेय संख्या दिया हुआ है, तो ऊपर का संख्या अगर x है और नीचे y का जो है, y जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का अगर गुणनखंड बन रहा है ना, इसके रूप में अगर गुणनखंड बन रहा है तो वह क्या हो जाएगा, यह जो संख्या आएगी, ये जो आएगा इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। यह आपको गणित के नियम बताता है कि हम भाग कितना देते जाएं, है कि नहीं। जैसे आप लोगों को मैं बताया था इस तरह से, आप लोग पिछली वीडियो में देख लीजिएगा शांत और अशांत के लिए, तो वो वीडियो का नंबर मैं अभी नहीं बना पाया हूँ, अभी हम उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं बच्चों। एक चीज हम सोचे हैं इस चीज को, जैसे 10वीं क्लास की जितनी वीडियो हर सब्जेक्ट की पढ़ रही है, तो वह एक लेसन में अगर वो मान लीजिए 5 वीडियो है, 5 पार्ट है, तो वो पांचों पार्ट में से किसी बच्चे को अगर शांत और अशांत देखना है तो वो पांचों में से कहाँ चेक करेगा, है कि नहीं। किस वीडियो को वह ओपन करे, उसको प्ले करे कि उसमें वह शांत और अशांत पा जाए। तो हम लोग अभी हम जो टाइटल दिए हैं उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे वो आपका जो वीडियो आएगी तो नीचे एक सिंबल बना रहता है, उसको जब क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको दे देगा कि उस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ाया गया है, उस वीडियो में क्या क्या चीज आपको पढ़ाई गई है, उसकी हेडिंग या थियरी जो भी रहेगी वो सब हम उसमें लिख देंगे। मगर किसी दिन अगर समय मिलता है तो उस पर काम करेंगे,
ठीक है। तो वो हर सब्जेक्ट को हमको बनाना पड़ेगा। अभी केवल बस वो लेसन आपको दिया जा रहा है, लेसन के अंदर कौन कौन सी टॉपिक, कौन कौन सी हेडिंग, कौन कौन सी थियरी किस किस वीडियो पे पढ़ाई जा रही है, यह आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा। यह खोजने में आप लोग बड़ी समस्या आती होगी और आप लोग कमेंट करके बताते भी नहीं है बच्चों, है कि नहीं। मगर हम समझ जाते हैं कि यह समस्या आप लोगों के अंदर होगी, है कि नहीं। तो हम अब उस पर काम करेंगे। तो हम पिछली वीडियो में शांत और अशांत के बारे में मैंने बताया था। अब उसमें क्या था कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का अगर कोई ऐसा गुणनखंड बन रहा है, परिमित संख्या बन रही है, तो वह जो होगा दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर इसके रूप में का नहीं होगा तो वह दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अर्थात अशांत होगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि इसका हल जो है इसको देखा जाए क्या 2 के पावर m और 5 के पावर n का बन रहा है या कि नहीं बन रहा है। इसका गुणनखंड किया जाए तो 7 चौको 28 हो गया और यह हो जाएगा 6 हो गया और यह 63 हो गया। तो 7 9 63 हो गया, है ना, कट रहा है। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे क्या कि यहां से लिखेंगे 343 को लिखेंगे हम लोग। यहां से लिख सकते हैं 343 जो है उसको लिखेंगे 7 गुणे 49 लिखेंगे। इसको लिखेंगे 7 गुणे 49 अर्थात 7 गुणे 7 गुणे 7 लिखेंगे अर्थात 7 के पावर कितना होगा बच्चों, 7 के पावर यह 3 हो जाएगा। 7 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि 29 बटा 7 के पावर 3 लिखेंगे। तो क्या यह 7 के पावर 3 जो है ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का बन रहा है। इसमें 2 और 5 का गुणनखंड है ही नहीं, है कि नहीं। ये तो उसके जगह पर क्या है, 7 है। इसलिए इसका जो प्रसार होगा वह अशांत दशमलव, इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा अर्थात अशांत होगा, है ना। अर्थात क्या होगा बच्चों, अशांत होगा। यह आंसर होगा। ठीक है बच्चों। तो ये 3 क्वेश्चन आए थे आप लोगों की तरफ से और 3 क्वेश्चन हमने बता दिया। अब हम लोग, मैं आप लोगों से बताया भी था कि अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो मैं नया लेसन शुरू करूंगा। तो अब हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें बच्चों।